ओके, सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो थोड़ा सा टॉपिक रह गया उसी को। वेट अ मिनट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जितना ही रह गया है हमारा, इसी को आज डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जितना रह गया है वो एटलीस्ट क्लियर हो, ठीक है। चलिए आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिएगा जिससे आपको पता चले एटलीस्ट कि हो क्या रहा है। तो हमको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है किसकी, न्यूटन के सेकंड लॉ की, है ना। इसमें हमें क्या कंसिडर करना है, लेट अस कंसिडर अ बॉडी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, है ना। हम कंसिडर करते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है एंड इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद initial velocity. You know that initial velocity is represented by the letter small u. Chris, you are not appearing on screen. Please beta, pay attention. ठीक है। We consider that an object of mass m is moving with an initial velocity u and it is uniformly accelerated to the velocity v. हम मान के चलते हैं कि इसको फोर्स लगाकर, एक यूनिफॉर्मली फोर्स लगाकर हमने इसको क्या किया, एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट किया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, वो चेंज हो जाएगी। हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो जिस भी उसी कोई भी अपनी स्टेट में किसी भी मोशन में वो चल रहा है बेटा, तो क्या होगा, अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम उसकी वेलोसिटी को चेंज करते हैं। तो हमने यही समझा है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट एक m मास का ऑब्जेक्ट था, वो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ ट्रेवल कर रहा था। आफ्टर दैट वी अप्लाई द फोर्स and due to the effect of that force it changes to the velocity v। ठीक है, इसकी वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है इन टाइम t। हम मानते हैं ये काम किस में हुआ है, टाइम t में हुआ है। अच्छा एक चीज और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं उस ऑब्जेक्ट की जिसकी हमने बोला कि मोमेंटम का केस हम ले रहे हैं, जब वो इनिशियल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था तो उसका मोमेंटम क्या होगा। लेट अस कंसीडर कि उसका मोमेंटम p1 दैट टाइम है जब वो इनिशियल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था। हमने माना p1 है एंड वैल्यू क्या होगी बेटा, m u, यही होगी, है ना, क्लियर। ठीक है, ये यहाँ पर mu वैल्यू होगी जब वो इनिशियल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था। आफ्टर दैट जब वो एक्सेलरेट हुआ है तो उसकी वेलोसिटी u से v हो गई है। तो अब जब उसका यहाँ पर मोमेंटम निकल के आएगा दैट विल बी m v, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकाल के देखते हैं। चेंज का मतलब होता है कितना चेंज, चेंज आप कैसे निकालोगे कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ। आपको 10 रुपीज दिए, आप 5 रुपीज की चॉकलेट खा ली, वैसे आती तो है नहीं अब 5 रुपीज की चॉकलेट, लेकिन मान के चलो 5 रुपीज का कुछ भी खा लिया आपने, तो आपसे कैसे अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो हम ये बोलेंगे कितना चेंज हुआ, मतलब चेंज कितना मिलेगा आपको शॉपकीपर से, तो 5 रुपीज मिलेंगे ना। कैसे निकाला आपने, आपने टोटल देखा, मतलब जो था आपके पास उसमें से जितना जा चुका है वो देख लिया। तो अब ऐसे ही यहाँ पर होगा चेंज इन मोमेंटम में, आपका फाइनली क्या आया बेटा, जितने पैसे p2 माइनस p1, है ना। चेंज ऐसे ही निकाला जाता है, p2 माइनस p1, ये आपका आ गया चेंज इन मोमेंटम। आप चाहो तो इसको डेल्टा p भी लिख सकते हो, बाकी नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। चेंज कहीं भी दिखाते हैं तो डेल्टा का साइन लगा देते हैं, इट इज अ साइन ऑफ डेल्टा। वैल्यू रख दो p2 माइनस p1 की, तो ये आ गया mv माइनस mu। वी कैन टेक m एज अ कॉमन टर्म, m कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया v माइनस u, है ना। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम यहाँ पर निकालते हैं रेट इसका, कल लास्ट क्लास में बताया था मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट के लिए मैंने क्या बोला है, सिंपली जिसका भी रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो उसमें कितने का डिवाइड दे दो, टी का डिवाइड दे दो बेसिकली। यहाँ पर तो किसका निकाल रहे हैं हम, रेट ऑफ चेंज, मोमेंटम का। और चेंज ऑफ इन मोमेंटम हम निकाल चुके हैं, कितनी वैल्यू आई है एम वी माइनस यू। और रेट के लिए हमें किससे डिवाइड देना है, इसमें स्मॉल टी से। आई थिंक ये चीज तो समझ में आ गई होगी, जिसका भी रेट ऑफ चेंज हम निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू में टी से डिवाइड दे दो। हम रेट ऑफ चेंज मोमेंटम का निकाल रहे थे, वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे, वो रखी हमने यहाँ पे, और रेट के लिए हमने टी से डिवाइड दे दिया। बट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
अगर हम अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर देखते हैं तो बेटा क्या होगा, उसमें बोला है कि जो अप्लाइड फोर्स होता है, यही पढ़ा है हमने, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है। हम पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कितना है ये, एम बी माइनस यू अपॉन टी। ये आपका सभी जानते हो कि ये आपका क्या है, ये आपका सेकंड लॉ है ना, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। अगर मैं यहाँ पर बेसिकली इसको हटाती हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, वेट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, वो विजिबल नहीं होगा मे बी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि हमने यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक चीज यहाँ से आप देख सकते हो, ये किसकी वैल्यू होगी, v माइनस यू अपॉन टी। मतलब कि ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी तो है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये किसकी वैल्यू होती है, ये आपकी मोमेंटम की वैल्यू होती है। यू कैन पुट इट, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया आपका m a, यही आ गया। मैंने इसकी जगह ये आपकी एक्सेलरेशन, हाँ बेटा। मैम अगर हमें फोर्स दी गई हो, टाइम दिया गया हो और मास दिया हुआ हो, तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो एक्सेलरेशन है ना। कोई बात नहीं है, सिंपल है। आपको या तो क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो आप u की वैल्यू 0 लगा दोगे। समझ में आ रही है बात। अगर आपको बोला है f दिया हुआ है, आपको t दिया हुआ है, मैम उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, बस फोर्स लिखी है, मास ये है और ये सब है बस, और कुछ बताया नहीं है कि वो 0 से, तो उसकी हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान लेना पहले से ही, क्योंकि कोई भी चीज क्योंकि फोर्स लगाने से पहले तो 0 ही है ना। हाँ हाँ, इनिशियली अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो वो उसकी वैल्यू 0 रहेगी। डोंट बी कंफ्यूज इन दैट मैनर। तो अब आपने इसमें क्या आया कि ये वैल्यू a की हो गई, तो मैंने इसकी जगह a लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। दे नहीं रखा तो मैं मान कैसे लेंगे, क्या बेटा, दे नहीं रखा तो फिर मैं यू हाँ को वही 0 कैसे वही तो मान मैं लेंगे। बोल रही हूँ, इनिशियल वेलोसिटी अगर उसने रेस्ट से स्टार्ट किया होगा तो आप 0 लेंगे, अगर नहीं दे रखा होगा तो वो कंडीशन अलग अप्लाई हो रही होगी। वो क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा, उसमें दिया होगा कुछ ना कुछ ऐसी चीज जिससे हो सकता है, लेकिन अगर दिया नहीं होगा तो आप कैसे 0 ले सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी को अपने आप से 0 नहीं ले 1 सकते। मिनट। चलो जब तक मैं ये बता देती हूँ, देख लो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब मुझे हटाना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, तो यू हैव टू कीप दिस मैम पॉइंट। हाँ बेटा बोलो। मैम मेरी स्क्रीन पे मैंने दिखाया आपको 18 वाला। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप कभी भी डायरेक्टली हो इनवर्सली हो कुछ भी, आप जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे ना बेटा, तो आपको एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा हमेशा के लिए। जब तक आप पढ़ते हो फिजिक्स तब तक की बात बता रही हूँ, कि जब भी आप कभी भी कांस्टेंट के साइन को रिमूव करोगे तो आपको वहां पर, सॉरी प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करोगे तो आपको वहां पर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो आपका अलग अलग टाइम में अलग अलग लगता है कांस्टेंट, लेकिन अभी जिस लेवल पे आप हो 9th में, उसमें वहां पर कांस्टेंट के अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इसकी जगह पे मैं कांस्टेंट लगा देती हूँ के, और एम ए एज इट इज रहने देती हूँ, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक हम पहुंच गए। इफ अगर हम मानकर चलते हैं, इफ के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 1 यूनिट है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। इफ के की वैल्यू 1 यूनिट है, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू एम ए, तो क्या हो जाएगी एम ए। ये है आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। बस एक चीज यहाँ पर नई है, वो ये है कि जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करोगे तो वहां पर आपको कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा, और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। अब यहाँ पर ये बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। 1 यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब यहाँ पर सिंपल ये हो गया कि 1 kg, इसे लगा दो, और इसकी तो वैल्यू 1 ले ही लो। अगर हम बोले कि 1 यूनिट फोर्स बताओ क्या होता है, 1 यूनिट फोर्स, तो आप कैसे बताओगे, 1 मतलब सबकी वैल्यू, इसकी भी 1 ले लो, इसकी भी 1 ले लो, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप इससे वैल्यू निकाल सकते हो। सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ये एग्जाम में आती है कभी कभी। मैं आपसे पूछूंगी डिफाइन 1 यूनिट ऑफ फोर्स, या फिर डिफाइन 1 न्यूटन,
ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे मैं पूछ लूँ तो आपको यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, 1 यूनिट फोर्स का मतलब हो गया एफ की फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, एम इंटू ए। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू 1 लगा दो, 1 इसकी यूनिट क्या होती है केजी, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू भी 1 यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड सेकंड। स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर बोला जाए 1 यूनिट फोर्स की वैल्यू बताओ तो आप सिंपल बता दो, 1 यूनिट फोर्स इज द फोर्स विच इज अप्लाइंग ऑन एन ऑब्जेक्ट which has a mass of 1 kg and accelerated with 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हिंदी में बताऊं तो ये होगी कि 1 यूनिट फोर्स वो फोर्स होता है जो कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर लगता है जिसका मास कितना है 1 kg है, और वो एक्सेलरेट हो रहा है कितने एक्सेलरेशन के साथ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये याद रखना है। ये आपका हुआ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, अब मैं आपको एक लास्ट वाला जो टॉपिक रह गया है उससे और देख लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बहुत अच्छा और बहुत लॉन्ग में और अच्छी तरीके से आने वाला टॉपिक है, जो मैं एग्जाम में बाई चांस दे भी सकती हूँ या नहीं भी दे सकती हूँ, वो तो मुझ पर डिपेंड करता है, लेकिन है इम्पोर्टेंट। और सिलेबस में से डिडक्ट भी नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ ही चीजें हैं बेटा जो कंजर्व रहती हैं, जैसे कि मास। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं बोल रही हूँ चाहे आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट लो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब जानते हो क्या होता है, कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट, चेंज नहीं होता। मैं आपको आज neither be destroyed or conserved, वेरी made. गुड, नेवर बी नॉर डेस्ट्रॉयड, और मतलब क्रिएट भी नहीं कर सकते, डेस्ट्रॉय भी कर, नीदर डेस्ट्रॉय नॉर, मतलब ऐसी कुछ होता है, देख लेना, ना तो डेस्ट्रॉय कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो। कंजर्व का मतलब ये होता है आप उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, वो जितना है उतना ही रहेगा, चाहे आप उसे एक डिब्बे में बंद कर दो, चाहे आप उसे एक बॉटल में बंद कर दो, चाहे आप उसे मून पर ले जाओ, चाहे आप उसे सैटर्न पर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। जैसे अगर मैं बात करती हूँ ऑब्जेक्ट का मास, ये ना टॉपिक नेक्स्ट वाले चैप्टर में बहुत अच्छा आएगा, नहीं मास वाला। करेगा। मास जो है ना, किसी भी चीज का हो, चाहे एक नीडल ही क्यों ना हो, किसी भी चीज का मास कभी भी चेंज नहीं होता है। मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कंजर्व रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर मान के चलिए कोई भी पर्सन है, उसका यहाँ पर मास कंज्यूम हम करके चलते हैं, कितना है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास यहाँ पर हम 42 kg लेते हैं, है ना, तो अब अगर मैं उसे मून पर ले जाऊंगी, ठीक है ना, तो उसके मास में कोई डिफरेंस नहीं आना है भाई, मास उतना ही रहेगा, समझ रहे हो, मास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये आप चीज हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आप उसे वैक्यूम में रख दें, चाहे आप उसे कहीं भी रख दें, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज नहीं होता है। और एक क्वांटिटी जो अब हम पढ़ेंगे, जो हम बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक ये क्वांटिटी भी ऐसी है मोमेंटम जो कि कभी भी चेंज नहीं होती है, ये कंजर्व रहती है। अब इसके लिए मैं दो केसेस लेती हूँ, जैसे अगर मैंने डायग्राम बनाया, मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, अपीयर हो रहा होगा आपको, ऑब्जेक्ट है ये ए, इसका मास है एम, ठीक है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट और मैंने ले लिया, यहीं पर बना दे रही हूँ ये, इसका मास है एम पी। ये टू ऑब्जेक्ट हो गए, दे आर मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द सेम डायरेक्शन। बात समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एम ए और एम बी मास के टू ऑब्जेक्ट है ना, इनकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जो हमने मान ली एम ए मास की यू ए है और एम बी मास की यू बी है, और ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब इधर अगर एम ए वाला जा रहा है तो इधर ही एम बी वाला भी जा रहा है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो यू ए है वो यू बी से थोड़ी ज्यादा है, इफ अगर हम कंसिडर करें, इफ मैं साइड में लिख दे रही हूँ देखिएगा आपको, इफ यू ए, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगी, जैसे मैंने आपको ये बताया कि हमारा यहाँ पे क्या आता है कि हमने सबसे पहले ये क्लियर करना है कि हमने दो मास लिए हैं यहाँ पर, एम ए और एम बी वेलोसिटी के, और ये इनिशियल एम ए और एम बी मास और यू ए और यू बी इनिशियल वेलोसिटी है। अब अगर हम कंसिडर करते हैं कि यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, समझे, हम मान के चलते हैं इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, तो क्या होगा, ये ज्यादा तेज मूव करेगा, ये इससे कम थोड़ा,
एक टाइम ये होगा कि ये इससे जाके टकरा जाएगा, टकराएगा या नहीं? मान के चलो दो लोग भाग रहे हैं, एक स्लो भाग रहा है, एक तेज भाग रहा है, क्या होगा फिर? पीछे वाला जाके अगर ऐसे ही चलता रहा एक ही डायरेक्शन में तो उससे जाके टकरा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, तो कॉमन जो हम देखते हैं अपनी लाइफ में वो चीज है। अब जब ये तेज चलेगा तो ये इससे जाके टकराएगा, जब ये इससे जाके टकराएगा तो व्हाट डज इट मीन कि ये इस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात है, जब ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे से तो एम ए वाले मास का जो ऑब्जेक्ट है वो एम बी मास के ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन रिएक्शन फोर्स, अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पर उतना ही क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस। अगर हम इसका लेते हैं, ये हो गया एम ए और ये हो गया एम बी, ठीक है। लेकिन अब ये जो मैम फोर्स लगाएंगे जब ये आप, हाँ बोलो। मैम जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो उसमें हम नेगेटिव में जो साइन लेंगे वो वेलोसिटी का ही तो लेते हैं। मतलब कैसे? नेगेटिव में, क्योंकि एक चीज को तो नेगेटिव करना पड़ेगा ना, जब एक पॉजिटिव है तो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो फोर्स नेगेटिव होगा ना होगी, तो उसमें हम नेगेटिव, एक्सेलरेट। फोर्स हाँ, होगा तो नेगेटिव। एक्सेलरेशन। अच्छा। कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं आपको जो बता रही हूँ ना वो देखो, इतना दिमाग लगाने की नीड थोड़ी है वेलोसिटी से। हमने यहाँ पर क्या देखा है, इक्वल एंड अपोजिट क्या लग रहे हैं? फोर्स लग रहे हैं, तो फोर्स नेगेटिव होगा, समझे? इक्वल एंड ऑपोजिट कौन है? फोर्स है। वेलोसिटी ऑपोजिट इक्वल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ फोर्स का प्रॉब्लम है यहाँ पर कि फोर्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे, मान के चलिए एम ए वाला ऑब्जेक्ट एम बी वाले पे एस ए बी फोर्स लगाता है और एम बी वाला एम ए पे एफ बी ए फोर्स लगाता है, ठीक है, लेकिन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? अब हम जब फोर्स लगा तो फोर्स लगने के बाद जो इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो चेंज हो जाएगी ना, अभी उस वेलोसिटी से तो ट्रेवल करेंगे नहीं। तो हम कंसिडर करते हैं कि कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी ए और इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी बी। क्लियर? हमने यहाँ पर इतनी चीज समझ ली कि इसकी वी ए हो गई और इसकी कितनी हो गई? इसकी वी बी हो गई। अब एक चीज यहाँ पर ये समझो कि क्या आएगा यहाँ पर, एफ, अगर हम मोमेंटम निकालते हैं इनिशियली, इनिशियली जो मोमेंटम आएगा वो इनिशियली मोमेंटम फॉर एम ए, एम ए वाले के लिए कितना हो जाएगा? एम ए यू ए हो जाएगा। यही तो होती है मोमेंटम। एम वी जो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी हमारी इनिशियली यू ए है, तो क्या हो जाएगा मोमेंटम इनिशियली पहले वाले ऑब्जेक्ट का? एम ए यू ए। ऐसे ही दूसरे वाले का अगर हम निकालेंगे एम बी वाले का, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम बी और यू बी। लेकिन आफ्टर कोलाइड, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद क्या होगा? यही चीज एम ए वाले के लिए हो जाएगी एम ए वी ए, और यही चीज एम बी वाले के लिए मोमेंटम हो जाएगा एम बी और वी बी। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि जब टकराए नहीं तो उससे पहले एम ए वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ये था, एम बी वाले का ये था। एम बी तो होता है वो वेलोसिटी कुछ भी हो। अब और टकराने के बाद एम ए वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ये हो गया, एम बी वाले का ये हो गया, सिंपल। ठीक है। अब अच्छा एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर ये क्या आ गया कि अब फोर्स बताओ बिफोर, नहीं ये छोड़ दो, एफ ए बी वैल्यू निकालो। एफ ए बी कौन सा फोर्स है? वो फोर्स जो कि ये ऑब्जेक्ट इस पर अप्लाई करता है। ये क्या होगा आपका? अगर आप यहाँ पे इसे निकालोगे तो एफ इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने अभी एम ए पढ़ा है, यही तो पढ़ा है आपने एम ए, और ये वाला ऑब्जेक्ट लगा रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एम ए, ठीक है, यही होगा यहाँ पर एम ए, और क्या आ जाएगा यहाँ पर? वी ए माइनस वी, वी ए नहीं, वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, यही आएगा। अभी अभी पढ़ा है हमने। एफ ए बी कितना होगा? एम ए, और एम ए तो चलो इसका मास हो गया, और ए की वैल्यू क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। फाइनल कितनी है? वी ए, ठीक है, इनिशियल कितनी है? यू ए अपॉन टी। ऐसे ही अगर हम एफ बी ए निकालेंगे जो ये वाला इस पर अप्लाई करता है तो ये कितना आ जाएगा? एम बी वी बी माइनस वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। बट वी नो दैट एफ ए बी
इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ माइनस एफ बी ए। होगा या नहीं होगा? बहुत सिंपल सी चीज बोल रही हूँ मैं। एफ ए बी और एफ बी ए दोनों इक्वल है ना, इक्वल, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जो एफ ए बी है वो माइनस में एफ बी ए के इक्वल हो जाएगा। माइनस का मतलब हो गया इक्वल तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, मैं इसको अप्लाई करती हूँ, जरा ऊपर का हटा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम बहुत अच्छा रहता है, डायग्राम अगर आपके पास है तो, क्योंकि डायग्राम आपको बहुत चीजें क्लियर कर देता है। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पर ये चीजें निकाल ली, अब ये इक्वल हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो मैथमेटिकली, बस सॉल्व करना है। चलो मैं ट्राई करती हूँ सॉल्व करने का। ठीक है, वैल्यूज रख दो, ये आएगा एम ए बी ए माइनस यू ए अपॉन टी। ठीक है, इक्वल की जगह इक्वल लगाया, माइनस की प्लेस में मैंने माइनस लगा दिया, और एफ बी ए की वैल्यू रख दो एम बी 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 माइनस यू बी अपॉन टी। यही वैल्यू है, हमने एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब क्या करो, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये इधर और ये इधर, ये इधर आ गया टी, ब्रैकेट में कौन रहा एम ए बी ए माइनस यू ए इक्वल्स टू माइनस का टी एम बी 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 माइनस यू बी, इतना रहा। अच्छा एक चीज और, ये ऐसे है। ठीक है, अब क्या करो आप लोग, इस टी को इसके डिवाइड में ले जाओ, एम ए बी ए माइनस यू ए इक्वल्स टू माइनस का टी, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, टी एम बी 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 माइनस यू बी। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पर, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले रही हूँ, वैसे आप डायरेक्टली भी करोगे कोई इशू नहीं। टी से टी कैंसिल हो रहा है, कर दो, कर दिया यहाँ पे टी से टी कैंसिल। अब इसे ओपन कर लो, मल्टीप्लाई करो, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल टू माइनस का एम बी 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 माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। ठीक है, इन्हें एक साइड ले लो, एक साइड में कैसे आएगा, एम ए यू ए कहाँ है यहाँ पर, एम ए यू ए ये रहा, और एम बी वी बी। तो यहाँ पर अब आप इसे जब कोलाइड करोगे तो यहाँ पर कंडीशन आपकी क्या निकल के आएगी वो मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड। एम ए यू ए कहाँ है, एम ए यू ए ये रहा, और एम बी यू बी ये रहा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ये हो गया एम ए बी ए, ये आएगा प्लस का आएगा एम बी 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 इक्वल टू, यहाँ से ये तो गया, ये रह गया है बस एम बी यू बी, और ये यहाँ से आएगा तो प्लस का आएगा एम ए यू ए। चलो मैं इसको दोबारा से मतलब इधर उधर कर दे रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, दोबारा से अगर इसे रीजनरेट करती हूँ तो ये हो गया, इक्वेशन ये आई एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, यही वाली रख दी, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, एक ही बात है, इक्वल टू एम ए बी ए प्लस एम बी बी बी, दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या निकल के आया यहाँ से, ये क्या है, ये कंबाइंड मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, यही तो है एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी, मतलब पहले ऑब्जेक्ट का प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, मतलब कंबाइंड मोमेंटम बिफोर कोलिजन। एंड ये क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सारे वी लगे हुए हैं, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, टकराने से पहले भी टोटल मोमेंटम उतना ही था और कोलाइड करने के बाद भी टोटल मोमेंटम उतना ही है। व्हाट डज इट मीन कि मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ, चाहे आप कुछ भी कर लो तो मोमेंट, इससे ये चीज निकल के आती है कि मोमेंटम इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो आपको याद रखना चाहिए। ये आपका यहाँ से ये क्लियर होता है, मोमेंटम इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। अच्छा, इस चीज को आपको याद रखना है, इस डेरिवेशन को एक बार और करके देख लेना, वैसे तो इतना कुछ करने लायक है नहीं इसमें, लेकिन करके देख लेना। अच्छा, अब एक चीज और, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से इन्फॉर्म कर दूं, ये याद रखिए आप लोग, क्योंकि आपकी जो नोटबुक्स मिली है उनमें थोड़ा इशू था। बच्चों, आप लोगों ने एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं किए किसी भी चैप्टर में, तो आप लोगों को सारे चैप्टर्स में एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं विद आंसर्स, क्योंकि मैंने सबको नोट डाउन करके भी दिया है नोटबुक में, और मैंने ऑनलाइन क्लास में भी इन्फॉर्म किया था। सो यू हैव टू, मैं रफ में किए थे वो वाले क्वेश्चन, मैम वो रफ में हो रहे हैं, रिवाइज जरूर करिए आप बेटा चैप्टर को,
रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी, है ना। एक एक चैप्टर होता जाए और उसे रिवाइज करते जाइए आप, दैट विल बी बेटर फॉर यू। मैम एनसीईआरटी रिवाइज कर लीजिएगा चैप्टर को, और रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में डाउट जो होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर्स तो सारे आएंगे ना यूनिट टेस्ट में। क्लास का एंड करते हैं, ठीक है। यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच बेटा, यू कैन लीव वन बाय वन।